नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ा था दोस्तों। आज हम दोस्तों प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रदूषण से संबंधित प्रश्न हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में या किसी भी एग्जाम में। दोस्तों हमेशा प्रदूषण तो ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में आता है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए? दोस्तों 45 डिग्री डेसिबल से अधिक, 50 डिग्री से अधिक डेसिबल या 55 डिग्री से डेसिबल से अधिक या कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में और यूपी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन हो रही है, बात हो रही है किसकी? ध्वनि प्रदूषण की। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की बात हो रही है। किसकी? ध्वनि प्रदूषण की। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक प्रदूषण माना जाता है, बहुत ही खतरनाक प्रदूषण माना जाता है दोस्तों। जब हम दोस्तों उच्च ध्वनि से, यानी कि ध्वनि जितनी हमारी होनी चाहिए, जितनी डेसिबल हमारी होनी चाहिए ध्वनि, उससे ज़्यादा हम जब सुनते हैं दोस्तों, तब हमारे लिए वो क्या होती है? नुकसानदायक होती है। और ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है, याद रखिएगा, डेसिबल दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ध्वनि से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को अगर ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हार्ट अटैक दोस्तों, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण से होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और सुनने की क्षमता कम हो जाना, तो सुनने की क्षमता होती है दोस्तों, वो भी आपकी बहुत ही कम हो जाती है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से ही कम होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया? तो दोस्तों 45 डिग्री डेसिबल, 45 डिग्री डेसिबल से जब अधिक हो जाती है हमारी दोस्तों, तब वो ध्वनि हमारे लिए क्या होती है? नुकसानदायक होती है, वो हमारे लिए खतरनाक होती है। तो 45 डिग्री डेसिबल से अधिक ध्वनि हमारे लिए खतरनाक और नुकसानदायक होती है। तो ये जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जल प्रदूषण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? कृषि जल प्रदूषण से, औद्योगिकरण जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या सभी से? दोस्तों सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? बात हो रही है दोस्तों वाटर पोल्यूशन की, यानी कि जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण भी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जल प्रदूषण हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक वो है दोस्तों। क्या कृषि, दोस्तों कृषि जो कर रहे हैं, कृषि से तो हमारे जो किसान भाई हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जो हमारे किसान भाई हैं वो रासायनिक खाद्य पदार्थों का, कौन सी? रासायनिक खाद्य पदार्थों का दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद्य पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारे जो खेत हो रहे हैं उनकी जो क्षमता हो रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है। जो उर्वरकता क्षमता हो रही है, जो जिस प्रकार से जो खेत कल 10 कुंटल अनाज उगाते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाए, वो 5, 4, 6 में ही सीमित रह जाते हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है कि मिट्टी की जो उर्वरकता है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। किस कारण से? अत्यधिक रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से, न कि जैविक खाद्य पदार्थों का। अगर वो जैविक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें तो शायद सही रहे। तो इससे भी हमारा जल प्रदूषित होता है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। पर सब यहाँ बात हो रही है कि सर्वाधिक जल प्रदूषण, तो दोस्तों सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है, ये ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ये चीजें अलग हो गई, ध्वनि प्रदूषण तो अलग हो गया। तो औद्योगिकरण जो जल प्रदूषण होता है दोस्तों, उससे सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। जो दोस्तों हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं दोस्तों, जो उनसे निकलने वाला जो पानी होता है दोस्तों, उनसे निकलने वाला जो अस्वच्छ पानी होता है दोस्तों, जो कि बहुत ही गंदा पानी होता है, उनसे जब वो जाके हमारी नदियों में मिल जाते हैं दोस्तों, और नदियों में मिल जाता है तो दोस्तों वो पानी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो वो सर्वाधिक जल प्रदूषण का कारण औद्योगिकरण जल प्रदूषण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय में निबंध में से है। उपाय में निबंध क्या होगा सकते हैं दोस्तों? गंदे जल नदियों व जलाशयों में मिलने नहीं दिया जाना चाहिए, जल स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए,
कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग नहीं करना चाहिए या सभी। दोस्तों आप यानी कि एक जैसे कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, क्या है, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। अब आपको कई टॉपिक्स दे दिए गए, जैसे 3-4 टॉपिक्स दे दिए गए। अब इसमें से आपसे पूछा कि बताइए कौन सा इनमें से निबंध में से है और कौन सा नहीं है, कौन सा निबंध में है और कौन सा नहीं है। तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ इसका निबंध बन सकता है, इसका निबंध नहीं बन सकता, तब आप बता पाएंगे। तो इसमें है क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय में निबंध में से है कौन सा है दोस्तों। तो गंदे जल नदियों और जलाशयों में मिलने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ये सही है, इस पर निबंध आप लिख सकते हैं। ये भी कारण भी है कि जो गंदे जल हैं नदियों के, उन्हें जलाशयों में हमें मिलना नहीं देना चाहिए, ये भी रीजन है, बिल्कुल सही बात है। जल स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए, जहाँ पे जल स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए दोस्तों, जहाँ पे आपका जल स्रोत सही है वहाँ पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा जल स्रोत है वहाँ पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, नहीं होगा, नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कृषि में हम रासायनिक उर्वरकों का बहुत ही अधिक, कीटनाशकों का बहुत ही अधिक प्रयोग करते हैं, वह हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी का निबंध हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, टॉपिक भी सही है, तो सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषित वायु को, प्रदूषित जल को, प्रदूषित हवा या सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेसिक चीजें पूछा, थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। दोस्तों जल प्रदूषण बात हो रही है, थोड़ा सा जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं। जल प्रदूषण, तो दोस्तों जो जल प्रदूषण होता है, जो अस्वच्छ जल होता है, जो अस्वच्छ जल होता है दोस्तों, अस्वच्छ जल, जिस जल को पीने से मनुष्य, जीव जंतु सभी को हानि हो दोस्तों, मनुष्य, जीव जंतु, प्रत्येक व्यक्ति को हानि हो, वो क्या कहलाता है, वो जल प्रदूषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, वह जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण से कई भयानक बीमारियां होती हैं दोस्तों, कॉलरा हो गया और भी सारी बीमारियां हैं जिनसे कि जल प्रदूषण के कारण होती है दोस्तों। तो जल प्रदूषण है प्रदूषित जल, क्या, जो प्रदूषित जल होता है वही प्रदूषित जल जल प्रदूषण कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस से पता चलता है या लगता है दोस्तों। C2 होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या कोई नहीं। कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन। बताइए जल्दी से सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें कि जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस पता लग सकती है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। तो दोस्तों कि जब हमारे जल प्रदूषण में जो गैस होती है दोस्तों, जब जल में घुल जाती है, जो गैस होती है जो जल में घुल जाती है, जिससे कि वो हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और तो वो गैस होती है दोस्तों, वो पता लगाती है गैस, वो कौन सी है, वो ऑक्सीजन है। कौन सी गैस है दोस्तों, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन है, बी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना। 1947 में, 1978 में, 1976 में, 1984 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जो जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम बना था यह कब बना था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, जल्दी से इसका आंसर देने का आप सभी बच्चे प्रयोग करें। जल प्रदूषण अधिनियम कब बना था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वो जल प्रदूषण अधिनियम दोस्तों, यानी कि जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, भाई जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे कई सारी भयानक बीमारियां हमारे देश में फैल रही थी। तो जिससे ये हुआ कि इसको नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इसको नियंत्रण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। वो अधिनियम बनाया गया दोस्तों,
वह अधिनियम बनाया गया 1974 में। कब बनाया गया वह अधिनियम? 1974 ईस्वी में यह अधिनियम बनाया गया आपका 1947 में, सॉरी 1947 में, 1947 यानी 1947 में दोस्तों, 1947 में यह अधिनियम आपका बनाया गया जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जल की कीमत अगर आपको पूछनी है तो आप रेगिस्तान चले जाइए, सॉरी दोस्तों, हाँ रेगिस्तान में दोस्तों, जहाँ जैसे राजस्थान, सॉरी राजस्थान आप जाइए दोस्तों, राजस्थान जाइए दोस्तों, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े रेगिस्तान है, जहाँ पे चारों तरफ बालू ही बालू है, जहाँ पे दोस्तों एक एक बूंद की कीमत, पानी की एक एक बूंद की कीमत बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो चीज़ है। तो ये हो गया दोस्तों, तो ये 1947 में वो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से समुद्र जलीय प्रदूषण कौन सा है? जल्दी से सारे बच्चे पता है समुद्र जलीय प्रदूषण कौन सा है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? हाँ दोस्तों, जल्दी से बताएं कि निम्न में से समुद्र जलीय प्रदूषण कौन सा है? निम्न में से समुद्र जलीय प्रदूषण कौन सा है? कच्चे तेल के स्रोत के कारण विश्व भर में परमाणु कचरा, या सी होगा छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो समुद्री जैविकता के लिए हानिकारक होते हैं, या सभी होगा? समुद्र जलीय प्रदूषण की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत सब इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, समुद्र जलीय प्रदूषण, समुद्र प्रदूषण दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों कि समुद्र जो होता है हमारी एक बहुत ही दोस्तों, सारे जीव जंतु आप देखते हो कि कई प्रकार के जीव जंतु प्राणी इसी दोस्तों समुद्र में रहते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु दोस्तों। अभी तो बहुत ज़्यादा हमारे वैज्ञानिक खोज भी कर रहे हैं कि कितनी प्रजातियां हैं दोस्तों, बहुत ही सारी प्रजातियां हैं जो कि उसमें निवास करती हैं, तो उस पर भी खोज चल रही है। तो समुद्र प्रदूषण, जलीय प्रदूषण में दोस्तों कच्चे तेल के स्रोत कर दोस्तों, जो हमारे बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े दोस्तों वो होते हैं, उनमें जो कच्चे तेल रखे होते हैं दोस्तों, अचानक जब जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है या किसी कारण एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो तेल होता है दोस्तों वो समुद्र में फैल जाता है, तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रदूषित होता है हमारा समुद्र दोस्तों, प्रदूषित होता है। विश्व भर से परमाणु कचरा, जितने भी परमाणु कचरे हैं दोस्तों विश्व भर में, वो सारे जो प्रयोग होते हैं वो सारी चीज़ें समुद्र में ही जा रही हैं दोस्तों, तो वो भी रीजन है। छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो समुद्री जैविकता के लिए भी हानिकारक होते हैं, ये भी वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी चीज़ें। तो ये सभी होंगे दोस्तों हमारे समझ। डी जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मृदा प्रदूषण कौन सा है दोस्तों? मृदा प्रदूषण दोस्तों, मृदा प्रदूषण दोस्तों आप सभी जानते हैं, मिट्टी किसान के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, किसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो किसान होते हैं दोस्तों, हमारे जो किसान भाई हैं वो मिट्टी, किसान जो कृषि होती है दोस्तों, कृषि पे ही निर्भर होते हैं, और कोई उनके पास आय का स्रोत नहीं होता, कोई भी आय का स्रोत उनके पास नहीं होता, सिर्फ कृषि के माध्यम से ही जो उनको अनाज उत्पन्न करते हैं दोस्तों, जो अपना वो करते हैं, उन्हीं को बेच के वो अपने दोस्तों अपनी जो जीवन यापन करते हैं उसी से करते हैं। तो मृदा प्रदूषण कौन सा है? मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, प्राकृतिक कारकों में वर्षा हुआ तापमान, या खनन कार्यों में या सभी? दोस्तों अधिक अनाज की लालच में, अधिक अनाज के लालच में दोस्तों हमारे किसान भाई जो हैं, किसान भाई हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने लगे। किसका? रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने लगे, रासायनिक खाद्य पदार्थ और कीटनाशक खाद्य पदार्थों का भी प्रयोग वो करने लगे, जिस कारण से दोस्तों हमारी जो मिट्टी थी, जो मृदा थी, यानी कि उसकी उर्वरकता में क्या हो गई? कमी हो गई। उर्वरकता में क्या हो गई? दिन प्रतिदिन कमी आने लगी, दिन प्रतिदिन कमी आने लगी दोस्तों। ये बहुत बड़ी समस्या का कारण, जिसके कारण ये मृदा गिरावट बिल्कुल सही है। प्राकृतिक कारकों में वर्षा और तापमान भी ये हो गया दोस्तों, कम हो गई दोस्तों, ठीक है। और खनन कार्य के कारण भी मृदा प्रदूषण होने का बहुत ही बड़ा कारण है। तो ये भी चीज़ है दोस्तों, तो इसमें भी सभी होगा, डी इज द राइट आंसर, यानी मृदा प्रदूषण के ये सारे कारण है दोस्तों, ठीक है, डी इज द राइट आंसर।
चलिए, मिनी माता बीमारी किसके कारण होती है? जल के कारण, ध्वनि के कारण, पारा या सभी? मिनी माता बीमारी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मिनी माता बीमारी के बारे में आप जानते होंगे, तो मिनी माता बीमारी का कारण क्या होता है? मिनी माता रोग दोस्तों, मिनी माता रोग आपने देखा होगा। तो मिनी माता रोग जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, यही पूछा है आपसे। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मिनी माता रोग दोस्तों ये पारा के कारण, किसके कारण? पारा के कारण होने वाला रोग है दोस्तों, पारा के कारण होने वाला यह रोग है दोस्तों। बहुत ही ये भी खतरनाक रोग माना जाता है आपका मिनी माता। तो पारा के कारण दोस्तों होने वाला ये रोग है। सी, जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन से हैं? मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय पूछा है दोस्तों। अविष्ट उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि कार्यों में डीडीटी, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों के अनुचित प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वे पदार्थ अपशिष्ट का समुचित निस्तारण किया जाना चाहिए। ये सभी दोस्तों क्या होगा? मृदा प्रदूषण नियंत्रण का क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। मृदा प्रदूषण मैंने बताया, जो अवशिष्ट उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बिल्कुल। कृषि कार्यों में जो डीडीटी, रासायनिक उर्वरक है, जल्दी से आप सभी भी इसका भी आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, सभी बच्चे, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आया। कृषि कार्यों में डीडीटी, रासायनिक उर्वरक, जो कीटनाशकों के अनुचित प्रयोग है, उस पर भी हमें क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वे पदार्थ जो अपशिष्ट का समुचित निस्तारण किया जाना चाहिए, वे पदार्थ जो अपशिष्ट हैं उनका भी दोस्तों हमें निस्तारण करना चाहिए। इन द सेंस ये सभी चीजें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परमाणु रिएक्टर की समीपवर्ती क्षेत्रों में रेडियो विकिरण का प्रदूषण होता है, उसे क्या कहते हैं? जो रेडियो प्रदूषण का विकिरण का दोस्तों जो प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहेंगे, वायु प्रदूषण, दोनों, या रेडियो धर्मी प्रदूषण? जो दोस्तों परमाणु रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं, जो समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें रेडियो विकिरण का दोस्तों क्या होता है? प्रदूषण होता है, तो उसे रेडियो धर्मी प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो धर्मी प्रदूषण। रेडियो धर्मी प्रदूषण उसे कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे किसी बच्चों का। दोबारा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डी इज द राइट आंसर, रेडियो धर्मी प्रदूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रेडियो धर्मी प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? रेडियो धर्मी प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? टीबी होता है, कैंसर होता है, या दोनों, या सभी? तो बात हो रही है दोस्तों रेडियो धर्मी प्रदूषण की। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण दोस्तों, रेडियो धर्मी प्रदूषण के अंतर्गत दोस्तों यह भी दोस्तों यह प्रदूषण भी बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। इस प्रदूषण के कारण दोस्तों हमें टीबी और कैंसर जैसी दोस्तों भयानक बीमारी होने की संभावना होती है। टीबी और कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने की संभावना होती है, यानी कि इसमें ऑप्शन में आपके टीबी और कैंसर दोनों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों हो सकता है हमें रेडियो धर्मी प्रदूषण से दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक तापमान के कारण कौन कौन से है? औद्योगिकरण है, वनों का विनाश है, जीवाश्म ईंधन है, या सभी? दोस्तों वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है दोस्तों। आप सभी जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, दिन प्रतिदिन इसका तापमान क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ता जा रहा है। तापमान इसका बहुत ही बढ़ता जा रहा है दोस्तों, गर्म होती जा रही है हमारी पृथ्वी। क्या हो रही है? गर्म होती जा रही है दोस्तों, एक जैसे आग का गोला बनती जा रही है हमारी ये पृथ्वी। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? अत्यधिक औद्योगिकरण, वनों का विनाश दोस्तों, वृक्षों का विनाश हो रहा है। वृक्षों का क्या हो रहा है? विनाश होता जा रहा है। वृक्षों को दोस्तों अपने निजी स्वार्थ के लिए, हमारे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए, कंपनियां बनाने के लिए, बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए, हॉल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? वनों का कटाव कर रहे हैं दोस्तों। और बढ़ती हुई जनसंख्या दोस्तों, जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग।
दोस्तों दिन प्रतिदिन हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है दोस्तों। आए दिन समय में हम चाइना को बहुत ही जल्द पीछे करने वाले हैं। तो दोस्तों इस जनसंख्या के कारण क्या होगी दोस्तों बीमारी बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो निवास स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, तो पेड़ों को काटना पड़ेगा दोस्तों, जमीन की आवश्यकता होगी निवास स्थान बनवाने के लिए। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये कंट्रोल हो गई ना तो सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। तो औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन, तो दोस्तों ये सारी चीजें सभी दोस्तों हमारे वैश्विक तापमान के कारण हैं, ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? पृथ्वी की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है, टेट में पूछा जाता है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है। ओजोन परत हो गई, आयन हो गई, दोनों हो गए, कोई नहीं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर दोस्तों कई मंडल होते हैं। आप सभी जानते हैं, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारे मंडल होते हैं, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों जो हमारा एक समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है दोस्तों, समताप मंडल होता है, उसी में दोस्तों हमारा एक होता है ओजोन स्तर होता है दोस्तों। क्या होता है? एक ओजोन स्तर बना होता है दोस्तों। क्या होता है? ओजोन स्तर बना होता है दोस्तों, ओजोन स्तर बना होता है, या ओजोन परत आप कह सकते हैं बनी होती है, जिससे कि दोस्तों जो हमारी सूर्य की जो सूर्य है दोस्तों, इससे निकलने वाली जो अल्ट्रावेज किरणें होती है, पैराबिगनी किरणें होती हैं दोस्तों, उन्हें दोस्तों हमारी यही हमारी ओजोन परत क्या करती है? उन किरणों को अवशोषित करती है, उससे हमारी सुरक्षा करती है। उससे क्या करती है? सुरक्षा। अगर वो ओजोन परत, वो किरणें अगर डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे आने लगे तो दोस्तों हमें कई सारी हानियां हो सकती है, जैसे त्वचा कैंसर है दोस्तों, त्वचा से संबंधित कई बीमारियां हो सकती। तो इसीलिए दोस्तों ओजोन परत को ही हमारी पृथ्वी की क्या कहा जाता है? छतरी या सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, पृथ्वी की छतरी और सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। सुरक्षा कवच दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये चीज है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कैंसर की बात कर रहे हैं, मोतियाबिंद, चर्म रोग किसके कारण होती है? जल प्रदूषण के कारण, पैगना बिजली किरणों के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण, या सभी होगी दोस्तों। बात हो रही किसकी? कैंसर की हो रही है। मोतियाबिंद, चर्म किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लेंगे, किसी की भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग, ये सारी दोस्तों हमारे किससे? हमारे दोस्तों ये हमारी जो त्वचा से संबंधित है। किससे है? त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं। तो दोस्तों जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां मैंने अभी आपको बताया ना कि ये अल्ट्रावेज जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावेज जो किरणें आती हैं, इन्हीं की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, यानी पैराबैंगनी किरणों के कारण। पैराबैंगनी किरणें जो आती हैं दोस्तों, इन्हीं के कारण हमारा कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग ये सारे होते हैं। तो बी जिन बच्चों ने आंसर बताया है, बिल्कुल सही बताया है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था दोस्तों। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। 1972 में, 1971, 1976, 1981 कई बार पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का मेरा गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बात हो रही है स्टॉकहोम सम्मेलन, किसकी बात हो रही है दोस्तों? स्टॉकहोम सम्मेलन की बात हो रही है, स्टॉकहोम सम्मेलन की बात हो रही है दोस्तों। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है हमारा 1972 1972 ईस्वी में दोस्तों, कब? 1972 ईस्वी में यह हुआ था हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ए जिन बच्चों ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारा कब मनाया जाता है? सारे बच्चे बताएं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों? सारे बच्चे बताएं दोस्तों। 5 सितंबर को होगा, 5 मई, 5 जून या 5 नवंबर।
तो हम सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण यानी कि पर्यावरण से लोगों को जागरूक करना क्यों मनाया जाता है, यानी पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना कि भाई पर्यावरण को स्वच्छ रखें। पर्यावरण जब स्वच्छ होगा तभी हम क्या होंगे दोस्तों, तभी हम स्वस्थ होंगे। स्वच्छ होगा पर्यावरण तभी हम होंगे स्वस्थ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर प्रकृति है तभी प्रगति है, प्रकृति है तभी प्रगति है दोस्तों। अगर प्रकृति नहीं है तो प्रगति भी संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो दोस्तों कभी अगर आप बीमार पड़ गए तो जो आपकी फेवरेट चीज़ है वो भी आपको अच्छी नहीं लगती। तो उसी को दोस्तों लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा 5 जून को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हम लोग दहन कर रहे हैं, बेफालतू में जला रहे हैं, दिन प्रतिदिन जलाते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं दोस्तों। तो इससे होने वाला कौन सा प्रदूषण है? वो हमारा वायु प्रदूषण है। सी इज द राइट आंसर। क्या सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वायु प्रदूषण, बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों। पैन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, मेरे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा? बहुत है कि कह रहा है दोस्तों कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है दोस्तों, कौन सा होगा? तो वो होता है हमारा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों। बहुत ही जल्दी ये हीमोग्लोबिन जो रक्त में घुल जाता है और हमारे लिए हानिकारक होता है। सी जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। दोस्तों जब कभी कोई सिगरेट पी रहा है, जब सिगरेट पी रहा है तो आप उसके बगल भी मत रहिए, नहीं तो दोस्तों सिगरेट पीने वाले से अधिक जो उसके आसपास बैठे होते हैं उनके लिए वह हानिकारक होता है, याद रखिएगा। तो सिगरेट धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो होता है वो सिगरेट के धुएं के लिए मुख्य प्रदूषक माना जाता है। जिन बच्चों ने सी आंसर बताया बिल्कुल सही आंसर बताया है। तो दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।